बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियरिंग डायनामिक्स का ये तीसरा लेक्चर है और हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी, जिसमें कि मैंने आपको फ़र्क बता दिया था कि जो आपकी फ़र्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन है, जो आप बिल्कुल बेसिक मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो इक्वेशन असल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है उस पर अप्लाई होती हैं। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, यानी एक्सेलरेशन ख़ुद कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो सकता है, वो वेलोसिटी के साथ मैंने मिसाल दी थी चेंज हो सकता है, या पोजीशन के साथ चेंज हो सकता है, तो ऐसी सूरत में फिर तीन इक्वेशंस मैंने बताई थी जिन्हें मैं जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा था। आपको याद होगा जो हमारे पास जनरल इक्वेशंस थी, जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो तीन थी, जिसमें बेसिक थी वेलोसिटी की बेसिकली डेफिनेशन, वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, फिर एक्सेलरेशन की विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और तीसरी इक्वेशन भी एक्सेलरेशन को ही इन दोनों इक्वेशन में से एक तरह से टाइम को एलिमिनेट करके हासिल हुई थी। तो मैंने ये बताया था कि ये तीन मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वन डायमेंशन है, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, ये तीनों अप्लाई होती हैं। और आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने ये किया था कि इन्हीं इक्वेशंस की मदद से जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन जिनसे आप फेमिलियर हैं वो हमने ड्राइव की थी। अब आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये और इससे अगला लेक्चर दोनों जो हैं वो एक ही यानी मौजू को कवर कर रहे हैं। एक्सेलरेशन वेरिएबल है मान लें, यानी अब मैं आइंदा पहले ज़ाहिर बात है जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो भी आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन वो असल मौजू नहीं है। असल मौजू ये है कि एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन को वो सवाल कैसे डील किए जाएंगे, और उसमें फिर तीन पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, या एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिपेंडेंट है, या एक्सेलरेशन पोजीशन डिपेंडेंट है। हकीकत ये असल में कि हर चीज़ टाइम डिपेंडेंट तो बिलाखिर होती है। मसलन एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही होगी, टाइम के साथ चेंज हो रही होगी। इस तरह इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं तो हमारी मुराद ये होती है कि एक्सेलरेशन जब हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट है, इसका मतलब एक्सप्लिसिट मीन एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन डायरेक्टली उसमें टी इन्वॉल्व है। और एक ये कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिपेंडेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, और वेलोसिटी खुद हो सकता है टाइम पर डिपेंड कर रही होगी, और यकीनन कर रही होगी बल्कि, ठीक है। और इसी तरह अगर एक्सेलरेशन पोजीशन पर डिपेंडेंट है तो फिर पोजीशन टाइम पर डिपेंड कर रही होगी। तो बिल आखिर हर चीज़ जो वक्त के साथ हर चीज़ जो इवॉल्व होती है, चेंज होती है, वो टाइम डिपेंडेंट तो होती है। लेकिन यहाँ हम जब किसी चीज़ को टाइम डिपेंडेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट एक लफ्ज़ है, मैथ्स में यूज़ होता है बड़ा कॉमन। इसका मतलब है डायरेक्ट आपके पास इक्वेशन है जिसमें ए नज़र आ रहा है कि फंक्शन ऑफ टाइम है। मैंने उसकी कुछ मिसालें लास्ट टाइम दी थी, और अब आप सवाल कुछ करेंगे तो फिर आपको और फर्दर बात समझ आएगी। इसमें भी अब अगर टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन की भी हम बात करें तो इसमें भी फिर फर्दर कैटेगरीज बनती हैं। आज का लेक्चर एक टाइप को डील करेगा और अगले लेक्चर में हम बाकी दो टाइप जो हैं वो उनको देख लेंगे। एक ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट है, यानी एक्सेलरेशन इज़ सम फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम मिसाल दी थी कि फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन कैन बी चेंजिंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम, ई की पावर टी, ई की पावर एक्स जो फंक्शन है जिससे आप वाकिफ़ हैं, एक्सपोनेंशियल यहाँ टी ले लिया एक्स की जगह। सिमिलरली एक्सेलरेशन कैन बी एन ऑसिलेटिंग फंक्शन साइन ओमेगा टी या कॉज ओमेगा टी, इस टाइप की कोई चीज़, या हो सकता है एक्सेलरेशन सिंपल पोलिनोमियल हो, टी स्क्वायर या टी क्यूब, इस टाइप की कोई एक्सप्रेशन दी हुई हो, ठीक है। तो देर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़। ये एक सवालों की वो कैटेगरी है कि जहाँ एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्ट दिया हुआ होगा, यानी एक्सेलरेशन इस किस्म की कोई उसकी फॉर्म दी हुई होगी, और आपको फिर फर्दर ये कि वेलोसिटी या पोजीशन जनरल एक्सप्रेशन निकालनी होगी या किसी स्पेसिफिक टाइम पे निकालनी होगी। एक सवाल वो होंगे जिसमें एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन नहीं दी हुई होगी, वेलोसिटी दी हुई होगी। वेलोसिटी इज़ गिवन सम फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और पोजीशन इज़ गिवन एज सम फंक्शन ऑफ टाइम। उससे आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा वेलोसिटी या पोजीशन की इक्वेशन से कि एक्सेलरेशन जो कि दिया हुआ नहीं है सवाल में वो टाइम डिपेंडेंट है या नहीं, क्योंकि असल में बुनियादी चीज़ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट होता है तो हम उसके हिसाब से फिर इनमें से कोई इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं और सवाल को अप्रोच करते हैं। एक्सेलरेशन डायरेक्टली दिया हुआ है
तो ठीक है, वो तो देखने से ही पता चल रहा है कि टाइम डिपेंडेंट है या नहीं। लेकिन अगर एक्सेलरेशन के बजाय वेलोसिटी या पोजीशन दी हुई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको देखकर ये फैसला कैसे किया जाएगा कि एक्सेलरेशन खुद टाइम पे डिपेंड करता होगा या नहीं, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम वो सवाल देखते हैं कि जिसमें एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन डायरेक्ट दी हुई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ज़ाहिर बात है फिर एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी या एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन जो है वो इसके बाद आएंगी वो चीज़ें। तो हम इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैं आपको पहले पॉइंट आउट कर दूं कि जो हमें करने हैं उसमें से कुछ सवाल मैं करा दूंगा, कुछ आपको करने के लिए दे दूंगा। जो प्रॉब्लम्स आपने करनी है मैं उसी तरतीब से लेके चल रहा हूँ जिससे मैं उनको करवाऊंगा या मैं चाहूँगा कि आप करें। 12-5 ऑन पेज 16। ठीक है, बुक मैंने लास्ट टाइम मेंशन कर दी थी, आर सी हिबलर की ही डायनेमिक्स वाली किताब है, मैंने ग्रुप पे अपलोड भी कर दी थी, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पेज 16 पर प्रॉब्लम 12-5 है। इसी तरीके से फंडामेंटल का प्रॉब्लम है F12-7 पेज 15 पर है ये, और इसी तरीके से 12-26 ऑन पेज 17। ये वो सवाल हैं कि जिनमें एक तो एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, दूसरी चीज़ एक्सेलरेशन डायरेक्टली दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। सो आई स्टार्ट अप्रोचिंग दीज क्वेश्चंस, यहाँ से बात शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम 12-5। ठीक है, ये सवाल हम बाद में देख लेंगे। 12-5 ठीक है, पेज मैंने इसका मेंशन कर दिया है। 12-5 क्वेश्चन के मैं सवाल जो इसका दिया हुआ है वो कुछ इस तरह क्वेश्चन डिस्प्ले भी हो रहा है स्क्रीन पर आपके सामने। इसमें कोई फिगर तो नहीं है, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको भी मैंने डिस्प्ले कर दिया, बाकी आप अपनी किताबों से भी इसको देख सकते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एक एक्सप्रेशन दी हुई है 12t - 3t की पावर हाफ, यानी स्क्वायर रूट है एक तरह से, फुट पर सेकंड स्क्वायर। ये FPS सिस्टम में सवाल दिया हुआ है, वेयर t इज़ इन सेकंड जबकि टाइम सेकंड में है। डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जिस तरह सवाल में एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो आप वेलोसिटी और पोजीशन यानी v और s मालूम करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जबकि कंडीशन क्या दी हुई है, व्हेन t इक्वल टू 0, t 0 पे वेलोसिटी 0 है और पोजीशन है 15 फुट, यानी t 0 पे रेस्ट से स्टार्ट ले रहा था पार्टिकल, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और वो ओरिजिन से 15 फुट के फासले पे था। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है राइट साइड पे था। ठीक है, तो ये कंडीशन दी हुई है। लिहाजा सवाल में सबसे पहले इनिशियल कंडीशन नोट करते हैं कि t 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी जिसको हम v0 आमतौर पे लेते हैं वो 0 थी, और पोजीशन जिसको हम s0 लेते हैं वो 15 फुट थी। दैट इज़ द गिवन कंडीशन के इनिशियली पार्टिकल जो है वो इस सिचुएशन में था। दीज आर द गिवन इनिशियल कंडीशन। और अब एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन की आपको दी हुई है 12t - 3t पावर हाफ फुट पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। और आपको v चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और s चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शंस ऑफ टाइम। ज़ाहिर बात है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सिंपल ये कि एक्सेलरेशन अगर इस तरह टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो बताएं कि वेलोसिटी और पोजीशन टाइम पे किस तरह डिपेंड कर रही हैं गिवन दिस कंडीशन। सही है, सो वी स्टार्ट विथ, बहुत आसान काम है। ठीक है, मैंने इसलिए सबसे पहले ये सवाल सेलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ए दिया हुआ है तो सबसे पहले v निकल सकता है यूजिंग दिस मेन एक्सप्रेशन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, dv/dt इज इक्वल टू a, dv/dt इज इक्वल टू व्हाट इज a इज दिस 12t - 3t स्क्वायर। dv निकालने के लिए 12t ये dt मल्टीप्लाई में जाएगा -3t स्क्वायर dt। नाउ दो टर्म इधर है, लेफ्ट साइड पे v है, वी हैव टू इंटीग्रेट इट। इंटीग्रल dv इज इक्वल टू 12 इंटीग्रल t dt -3 इंटीग्रल t स्क्वायर dt। ठीक है, ये v आ जाएगा सिंपली, v इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल आप सॉल्व कर लीजिए, t dt, सो इट इज़ x dx लाइक, तो t स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12, so it is 6t square minus
टी क्यूब अपॉन 3, सॉरी दैट इज हाफ था, हाफ भी पावर के हिसाब से हाफ प्लस 1, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ टी हाफ कैसे होगा, इट इज़ टी हाफ प्लस 1, और वही हाफ प्लस 1 डिनोमिनेटर में भी आएगा, हाफ प्लस 1 3/2 होगा, सही है। सो इट इज़ टी पावर 3/2 ओवर 3/2, ओवर 3/2 का मतलब है इट इज़ 2/3 टाइम्स टी पावर 3/2, सही है। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। 3 पहले से लिखा हुआ है वहाँ, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और इस इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है 2/3 टी पावर 3/2 प्लस द कांस्टेंट, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गई v = 6t² माइनस 2t पावर 3/2 प्लस c। दिस इज से इक्वेशन 1। अब मुझे c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू के लिए मेरे पास ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि t 0 पे वेलोसिटी क्या थी, 0। सो वी डिफाइन इट फॉर t = 0 द वेलोसिटी विच इज़ द इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0। तो मैं जहाँ v है इक्वेशन 1 में 0 रखता हूँ, यहाँ 0, दोनों टर्म 0 हो गई, 0 प्लस c। सो इट इम्प्लाइज दैट c itself इज़ 0, c 0 है, वो c की वैल्यू 0 यहाँ रख देते हैं। 1 इम्प्लाइज दैट v = 6t² माइनस 2t पावर 3/2 प्लस 0। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन। दिस इज़ हाउ वेलोसिटी बिहेव्स विद टाइम। सही है, नज़र आ रहा है यहाँ 12t था तो यहाँ स्क्वायर हो गया, ज़ाहिर है इंटीग्रेशन की जाएगी तो पावर 1 यूनिट बढ़ेगी, ये हाफ से 3/2 हो गई। तो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन गेट s यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। सही है, ज़ाहिर है v और s चाहिए थे, तो जब v आ गया तो उसे एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो s आ जाएगा। सो वी हैव ds/dt, the rate of change of position is velocity. So ds is equal to v की जगह 6t² माइनस 2t की पावर 3/2 dt, ये इधर ले जाएंगे तो सिमिलरली दो इंटीग्रल बनेंगे। ds is equal to 6t² dt माइनस 2t पावर 3/2, और ये dt मल्टीप्लाई में आएगा 2t पावर 3/2 टाइम्स dt। easy to integrate, ds 6t² dt minus 2t power 3/2 dt plus c. So this is s, this is t cube 6/3, सही है, t क्यूब हो जाएगा, 3 नीचे आएगा डिवाइड में, माइनस 2, 3/2 है तो पावर ऐड होगी 1 तो 5/2 हो जाएगी ये, ठीक है, और वही 5/2 पलट के इसके साथ भी आएगा 2/5 प्लस c। So it is s is equal to 3 to the 6 2t cube minus 2 to the 4/5 t power 3, that is 5/2 plus c. This is equation 2. Similarly c की वैल्यू निकालने के लिए फिर मैं इनिशियल कंडीशन यूज़ करूँगा। इस बार क्या है, t 0 पे s क्या था, 15 फुट। For t equal to 0 s is equal to the initial value which is 15 फुट। पुटिंग दिस वैल्यू, यहाँ s की जगह 15 रख देंगे, ठीक है। 2 implies that 15 is equal to ये 0, सो जस्ट c बचेगा, ये दोनों 0 हो गई तो c की वैल्यू 15 आ गई। ये c की वैल्यू वापस 2 में रख देते हैं तो आपके पास s की एक्सप्रेशन आ जाए। सो वी गेट 2 implies that s is equal to 2t power 3/2, 3 that is cube 4/5 t power 5/2 plus c की वैल्यू 15. So this is s as a function of time. v और s, a दिया हुआ था as a function of time, ठीक है, चाहें तो इसके आगे यूनिट लगा दें, ये फुट होगी, ये ऑब्वियसली फुट पर सेकेंड होगी। So this is how if acceleration is given as a function of time we get velocity and position as a function of time, ठीक है। So this is straightforward. Now we move to another question. अच्छा, मैं यहाँ लिखना भूल गया, एक और क्वेश्चन है on the same page 16 पर 12-12 पेज 16, ठीक है, ये पहले देखते हैं। So we see 12-12 12-12
का सवाल आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है. अ स्फीयर इज फायर्ड डाउनवर्ड इनटू अ मीडियम विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 27 मीटर पर सेकेंड. इफ इट experiences a deceleration of -60 meter per second square where t is in second, determine the distance traveled before it stops. एक मीडियम में, मीडियम पानी, लिक्विड, इस टाइप की कोई चीज़ है, उसके अंदर एक स्फीयर जो है उसको फायर किया जाता है. सपोज कर लेंगे ये पानी है, उसकी सतह है, और यहाँ से बिल्कुल इसकी सरफेस से जो है एक बॉल जो है, स्फीयर जो है, इसको यहाँ फायर किया जाता है पानी के अंदर, इन द लिक्विड. ये कोई लिक्विड ही होगा, लेकिन हो सकता है कोई और चीज़ हो, पानी ना हो, ठीक है, जिसमें एक हाई विस्कोसिटी है. ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड है, ऑल्दो कि ये सवाल का पार्ट नहीं है. ये हम 13 चैप्टर में इनफैक्ट इसी पॉइंट को समझेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये किस वजह से ऐसा है. ठीक है, यानी वो फोर्सेस कौन सी हैं जो ये एक्सेलरेशन जनरेट कर रही हैं. तो यकीन इसमें विस्कोसिटी है, इसमें फ्लूइड फ्रिक्शन है. जब इसको यहाँ से फायर किया जाता है तो ये इसके अंदर मूव करता है, लेकिन एक रिटार्डेशन फील करता है. जैसे जैसे इसमें ट्रैवल कर रहा है, एक रिटार्डिंग फोर्स उसको अपोज कर रही होगी, जिसकी वजह से एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन इसमें आ रहा है, और इसकी स्पीड वो नेगेटिव है, आप देख सकते हैं. तो इसी वजह से इसकी स्पीड कम होती जा रही है. मालूम करना है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा या कितना नीचे जाकर ये रुकेगा. सपोज़ यहाँ से इसको लॉन्च किया गया, तो इस जगह से इसने स्टार्ट लिया और एट अ डिस्टेंस s ये रुक गया, यानी इस पॉइंट पर कहीं पहुँचेगा ये जब, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी यकीनन क्या होगी, 0. इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से इसको लॉन्च किया जा रहा है ये यहाँ बताई गई है v0, which is given as 27 मीटर पर सेकेंड. 27 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको रख के बिल्कुल उसकी सरफेस पे ऑफ फायर कर दिया जाता है. तो ये स्पीड से नीचे मूव करता है, लेकिन एक अपोजिंग रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, एक विस्कस फोर्स लग रही है, एक फ्लूइड फ्रिक्शन कह लें, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन हो रहा है और एक पॉइंट पे रुक जाता है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस मालूम करना है. सो सबसे पहले क्या चीज़ दी हुई है, t0 पर वेलोसिटी विच इज़ v0 एंड इट इज़ 27 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, कुछ नहीं बताया कि कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो जिस जगह से लॉन्च किया उसी को ओरिजिन ले लेंगे. ये बात याद होगा आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था. आमतौर पे जो S0 होता है उसको हम 0 ही लेते हैं. अगर सवाल में कुछ नहीं कहा गया तो डेफिनेटली जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन है. सही है. सो वी एज्यूम दैट के इनिशियली इट्स पोजीशन इज़ एट द ओरिजिन. यही ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन आपकी मर्ज़ी पर होता है, आप उसे जहाँ चाहें सेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द ओरिजिन. गिवन दिस एंड देन इट एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ -60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट है और लीनियरली टाइम पे डिपेंड कर रहा है. टी की पावर एग्जैक्टली 1 है. सही है. तो एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि रिटार्डेशन है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी कम होती जाएगी. 27 से स्टार्ट लेगा, स्लो डाउन होता जाएगा. अब बिल्कुल ये पॉइंट मान लें कि ए है जहाँ से इसे फायर किया गया, तो बी पॉइंट पर जाकर ये रुक जाएगा. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ इट बिहेव्स. मालूम करना है डिस्टेंस कब, जब ये रुक जाए. सो द वेलोसिटी गोज़ टू 0, देन व्हाट इज़ दैट डिस्टेंस. सही, यहाँ रुक रहा है जहाँ वेलोसिटी 0 है, तो इस जगह कितना है, क्योंकि हमें टाइम नहीं पता कि कब रुकेगा, लेकिन हमें ये मालूम है जब रुकेगा तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी 0 होगी. सो दिस इज़ द क्राइटेरिया. नाउ गिवन ए, वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन दी हुई है. सही है. तो इसका मतलब यकीनन फर्स्ट इक्वेशन की हमें ज़रूरत होगी, सॉरी सेकंड इक्वेशन की ज़रूरत होगी जहाँ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन है. वी हैव, इस सवाल को थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें इसे कैसे सॉल्व करना है. dv/dt इज़ इक्वल टू a. सो इट मीन्स दैट dv/dt इज़ इक्वल टू -6t. सो dv इज़ इक्वल टू -6t dt. स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान तरीन इंटीग्रेशन है. dv -6 इंटीग्रल t dt प्लस c. इंटीग्रेट करेंगे तो v आ जाएगा इज इक्वल टू -6, आप समझ सकते हैं t dt. सो इट इज़ t²/2. सो वी हैव अ 2 एंड t² प्लस c. सो इट इज़ v इक्वल टू -3t² प्लस c. दिस इज से इक्वेशन 1. नाउ वी हैव टू यूज़ द इनिशियल कंडीशन. t0 पे वेलोसिटी 27 थी. फॉर t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी initially was 27 meter per second. So we place it here. 1 implies that यहाँ 27 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो obviously c बचेगा, यानी c की वैल्यू हो गई 27. ये 1 में वापस रख देते हैं. 1 implies that v is equal to -3t² plus 27. This is the expression for velocity. I call it 2. अच्छा, अब
मुझे मालूम करना है कि ये कहाँ कितना फासला तय करके रुकेगा, एस चाहिए मुझे, ठीक है। मगर मेरे पास अब क्राइटेरिया एक है कि जब ये रुकेगा तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो मैं यहाँ से, मेरे पास इस वक्त कोई एस की एक्सप्रेशन नहीं है। फर्स्ट आई नीड एस एज अ फंक्शन ऑफ आइदर वेलोसिटी, इसलिए कि वेलोसिटी क्राइटेरिया है। जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो ये रुक जाएगा, सही है। तो कितना फासला तय करेगा, वी नीड एस एज अ फंक्शन ऑफ वी। अगर मुझे एस एज अ फंक्शन ऑफ वी मिल जाए तो मैं उसमें वी को ज़ीरो कर दूंगा, लेकिन ये यहाँ डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। हम एक और काम कर सकते हैं, जब इसको लॉन्च किया गया यहाँ से तो वो टाइम स्टॉप वॉच हमने ऑन की, वो t0 टाइम था, और यहाँ तक आते आते कुछ वक्त गुजरा। मैं वो टाइम मालूम कर लेता हूँ कि इसे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, यानी वेलोसिटी को 27 से ज़ीरो होने में कितना टाइम लगा, क्योंकि जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो ये रुक गया होगा। वो टाइम अगर मिल जाए तो मैं वो s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, उससे मैंने v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला। अब मैं इस v से s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकता हूँ, मगर उसके बाद मुझे एक काम करना पड़ेगा, उस एक्सप्रेशन में मुझे t वो रखना पड़ेगा जो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम होगा, सही। तो ये एक इजाफी चीज़ है। अगर आप पिछले सवाल से कंपेयर करें तो उसमें यह था कि a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था और फिर v और s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के काम ख़त्म था। यहाँ आप s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए निकाला था, ये हमारी ज़रूरत थी, हम यहाँ तक आए। अब इससे अगले स्टेप पे हम जाएंगे तो हमें s मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। फिर उसमें मैं टाइम क्या रखूँगा, वो टाइम रखूँगा जो वेलोसिटी को 27 से ज़ीरो होने में लगा, यानी ये मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है। मैं इससे वो टाइम मालूम कर सकता हूँ कि कब वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अगर टाइम पता हो तो मैं भी निकालूंगा, ये भी उल्टा भी कर सकते हैं हम। यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे पोज कर रहे हैं एक तरह से, वो कौन सा टाइम होगा जब ये रुकेगा। सो आई लेट v इक्वल टू ज़ीरो, पुट इट हेयर इन टू, ज़ीरो रख दिया, -3t स्क्वायर प्लस 27, -3t स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 27, t स्क्वायर क्या आएगा, 3 9s 27, टेकिंग स्क्वायर रूट आई गेट +-3। ज़ाहिर टाइम नेगेटिव में नहीं होगा, हम यहाँ टाइम फॉरवर्ड ले रहे हैं, सो द पॉजिटिव वैल्यू इज़ यूज़फुल। वेलोसिटी कब ज़ीरो होगी, 3 सेकंड बाद, यानी जब इसको लॉन्च करेंगे, यहाँ से फायर करेंगे 27 की स्पीड से, तो ये स्लो होता जाएगा और 3 सेकंड बाद ये बी पॉइंट पे पहुँच चुका होगा जहाँ इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। इसका मतलब है अब यहाँ से मैं आगे जब प्रोसीड करूँगा तो मैं s निकालूंगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और जब वो आ जाएगा तो उसमें t की जगह 3 रख दूँगा। 3 सेकंड बाद लॉन्च किया गया तो 3 सेकंड बाद वो रुक गया, तो कितना फासला तय किया, s की इक्वेशन में वहाँ 3 रख देंगे। सो रिजल्ट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी आगे का ट्रैक बिल्कुल क्लियर है कि आपने t निकाला, अब आप s निकालना चाह रहे हैं इसकी मदद से एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। So I move forward from here के, ठीक है। So we move forward, we have v, we have the main equation ds over dt is equal to v. So ds over dt is equal to v is -3t square plus 27. So ds is equal to -3t square dt plus 27 dt, ठीक है। dt इधर आ गया, नाउ आई इंटीग्रेटेड, ds इज इक्वल टू -3t स्क्वायर dt प्लस 27 dt प्लस c, ठीक है। ये s आ जाएगा, -3t स्क्वायर, सो इट इज़ t क्यूब अपॉन 3 प्लस 27t, dt का t आएगा प्लस c, 3 से 3 कैंसिल, द फाइनल एक्सप्रेशन इज s इज इक्वल टू -t क्यूब प्लस 27t प्लस c एंड से दिस इज 2, ठीक है। अब अगेन c की वैल्यू निकालने के लिए आई हैव टू गो टू इनिशियल कंडीशन, वो क्या है, t 0 पे s क्या है, 0 है। फॉर t इक्वल टू 0 s इज इनिशियली 0, यहाँ 0 रख देंगे, ये 0 ये 0, तो राइट साइड पे सिर्फ c बचा है, नहीं c 0 आ गया। c की वैल्यू वापस 2 में रख देंगे 0, 2 इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू -t क्यूब प्लस 27t, दिस इज s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब मालूम करना था कि कितना कब कहाँ जाकर ये रुकेगा, यहाँ से फायर हुआ, यहाँ जाके रुका, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा था वो हमने निकाल लिया था, 3 सेकंड, ठीक है। सो वी हैव टू प्लेस इट, s इज इक्वल टू
3 क्यूब प्लस 27 इंटू 3, ठीक है। गो ऑन एंड सॉल्व इट, आई हैव डन इट ऑलरेडी। 54 मीटर जहाँ से पानी की सरफेस या जो भी लिक्विड है उसकी सरफेस से जहाँ से फायर किया गया है, इसे नीचे जाने में बेसिकली नीचे जाने में इसे टोटल जो टाइम लगे डिस्टेंस कवर करेगा वो 54 मीटर। 3 सेकंड लगेंगे नीचे आने में और उस दौरान वो 54 मीटर का फासला तय करेगा और वहाँ जाके वो रुक जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। आपने देखा इन दोनों सवालों में, पिछला वाला भी और ये भी, यानी 12-5 और 12-12 दोनों में एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था, सही है, डायरेक्टली और डायरेक्ट दिया हुआ था कि ए ये है, सही। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि ए अगर डायरेक्ट गिवन हो, वी गिवन हो, सही। फॉर एग्जाम्पल से उल्टा कर लें कि आपको बजाय एस के वी की एक्सप्रेशन दी हुई होती या एस की एक्सप्रेशन ये दी हुई होती, सही है। इससे आपको वी निकालना होता उल्टा या आपको एस ए निकालना होता, तो वो काम कैसे करेंगे, यानी कैसे फैसला करेंगे कि अगर एस ये दिया हुआ है तो हम एक्सेलरेशन को कैसे जज करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको सवाल मेंशन कर दिए। इनमें से ये सवाल और ये सवाल आप खुद ट्राई करें, ठीक है। और अगर ना हो सके तो आप इमीडिएटली मुझे जो है वो मैसेज के ज़रिए बता दें, तो फिर इनमें से मैं एक सवाल लगाऊंगा, एक बार के अब आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। इन सवालों को अच्छी तरह गौर से देखें, समझें। कोई चीज़ समझ ना आए तो इमीडिएटली जो है वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या अपने कमेंट वाले हिस्से में जहाँ पे यूट्यूब पे ये है वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ज़ाहिर बात है लास्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा जो है वो मसरूफ़ रहा, कुछ चीज़ें थी, ऐसी प्रॉब्लम्स थी, वो रिज़ॉल्व हो गई हैं। आप ये देख रहे हैं कि लेक्चर भी अब बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे, मैंने कल ही संडे तक ही पिछले वीक के सारे दोनों लेक्चर अपलोड कर दिए थे और आज का लेक्चर मैं आज ही अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों भी थोड़ा सा अब जो है वो ज़रा तेज़ दौड़ना शुरू करें, ठीक है। इस मरतबा पिछले सेमेस्टर जैसी सिचुएशन नहीं होगी, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। काम होगा ज़्यादा और उसे वक्त के साथ तेज़ी से कवर करना होगा, ठीक है। सो वी एंड दिस लेक्चर हियर। अस्सलाम वालेकुम।